नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू द चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। इस चैप्टर के ऑलरेडी हमारे 7 लेक्चर्स हो चुके हैं, जहाँ पे हमने इस चैप्टर के सारे बेसिक्स फिनिश कर दिए बेटा। अगर आप नीट स्टूडेंट है तो 7 लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखिए ताकि आपका NCERT टेक्स्ट बुक पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा बेटा। अब आने वाले इस लेक्चर से हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर करते जाएंगे। ओके, मेरी एडवाइस आप लोग से ये है कि बेसिक्स देखे बिना आप एडवांस लेक्चर में मत आइए। ओके राइट, तो पहले के सारे 7 लेक्चर्स देख लीजिए क्योंकि अब बचे कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं और इसी तरह से बढ़ते सारे लेक्चर्स में हम लोग और एक्स्ट्रा पॉइंट्स धीरे धीरे करके कवर करेंगे। बट वो पॉइंट तुमको तब तक नहीं समझेंगे जब तक तुम्हारा बेसिक्स क्लियर नहीं है, इसलिए मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, पिछले सारे 7 लेक्चर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी। Ecology is defined as interaction amongst organisms and in between organisms and their environment. So ecology वो ब्रांच है बायोलॉजी का which deals with study of interaction amongst organism, यानी एक प्राणी का दूसरे प्राणी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं, एक प्राणी दूसरे प्राणी को खाता है, उसकी मदद करता है या मदद नहीं करता है, इस तरह के इंटरैक्शंस इन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, यानी वो प्राणी का कुदरत के साथ किस तरह का प्रभाव पड़ता है, कुदरत का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये कुदरत के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है, कुदरत में जो एबायोटिक फैक्टर्स है, जो फिजिकल फैक्टर्स है जैसे टेम्परेचर, सो टेम्परेचर का हम पे क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे पोल्यूशन के वजह से टेम्परेचर पे क्या प्रभाव पड़ता है, ओके राइट, रेनफॉल है, ओके विंड्स है, ये तरह तरह के एबायोटिक फैक्टर्स और हमारा इंटरैक्शन, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। नेक्स्ट, रीटर वाज द वन हु फर्स्ट यूज्ड द टर्म इकोलॉजी। ओके, सो रीटर वो महारथी थे जिन्होंने इस शब्द का सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट, Haeckel was the one who first introduced the term ecology. चल बच्चे ये फटाफट बाय हार्ट कर लें दोनों भी चीज। सबसे पहले ये शब्द का इस्तेमाल किसने किया, रीटर, और ये वर्ड को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया बेटा, हैकेल। ओके, सो दोनों भी MCQ के तौर पे इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। Next what we are going to study is levels of ecological organization. ओके, लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे हमारे बॉडी में कैसे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जहां हम लोग समझते हैं that the body is made up of cells. Okay, then cells will combine together to form tissues. Tissues will combine together to form organs. Organs will combine together to form organ system. And organ system will combine together so as to form organisms. Okay, अब यहीं से चालू करेंगे बेटा। Levels of ecological organization में number 1 is organism. Organism is the basic unit of ecological hierarchy. हायरार्की का मतलब होगा रैंकिंग। जैसे सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म अल्टीमेटली सेल का बना है, वैसे ये पूरा कुदरत का जो रैंकिंग है उसका बेसिक यूनिट ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म उसका फंडामेंटल यूनिट है बेटा। ओके, अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर बनाएंगे पॉपुलेशन।
Population is defined as group of organisms belonging to same species and occupying the same geographical area. इसमें ना दो ही बात याद रखें, ओके? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज एंड ऑक्यूपाइंग द सेम ज्योग्राफिकल एरिया। यानी जैसे सपोज हम लोग बोलते हैं ना ह्यूमन पॉपुलेशन, डॉग्स का पॉपुलेशन, कैट्स का पॉपुलेशन। सो डॉग्स का पॉपुलेशन यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें सब डॉग्स हैं, दैट मीन्स दे बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज। यानी पॉपुलेशन में मैं कुछ डॉग्स कुछ कैट्स को काउंट नहीं कर सकता हूँ, मुझे वो सारे प्राणियों को काउंट करना पड़ेगा जो सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं और सेम एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। अब इसमें ऐसे भी नहीं काउंट कर सकता हूँ कि 5 डॉग यहाँ पर है और 5 डॉग समझो अमेरिका में है, नहीं, एक ही एरिया में एक तरह के प्राणियों के झुंड को हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन। नेक्स्ट, बहुत सारा पॉपुलेशन मिलकर क्या बनाएगा? कम्युनिटी। सो कम्युनिटी इज डिफाइंड एज populations of different species occupying the same geographical area। अब कम्युनिटी कैसा हो गया? जैसे समझो अभी हमारे साथ, ओके, हमारे सोसाइटी में इंसान तो रहते हैं तो इंसान का एक पॉपुलेशन है, बाहर रास्ते पे समझो 4-5 डॉग्स है तो उनका पॉपुलेशन है, 3-4 कैट्स है तो उनका पॉपुलेशन है, बर्ड्स है उनका पॉपुलेशन है, बटरफ्लाई है उनका पॉपुलेशन है, मॉस्किटोज है। सो ऐसे अलग अलग स्पीशीज का जो पॉपुलेशन रहता है, इन सभी तरह तरह का पॉपुलेशन जो एक ही एरिया में रहता है ना बेटा, उसको बोलने का कम्युनिटी। नेक्स्ट, फिर कम्युनिटी मिल के क्या बनाएगा बेटा? ये मिल के बनाएगा बायोम्स। देखो ये लेवल है बेटा, जैसे सेल्स बेसिक यूनिट है, कंबाइन होकर टिश्यूज बना रहे, टिश्यूज मिल के ऑर्गन्स बनाता है, वो ऑर्गन सिस्टम बनाता है, उससे ऑर्गेनिज्म बनता है। अपना इकोलॉजी तो ऑर्गेनिज्म से शुरू होता है, ऑर्गेनिजम्स मिल के पॉपुलेशन बनाते हैं, ढेर सारे पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी बनाते हैं और कम्युनिटी आपस में मिलकर बायोम्स बनाते हैं। बायोम्स का डेफिनेशन इज इट इज ए लार्ज रीजनल terrestrial unit having a specific climatic zone. So it is a large regional terrestrial unit having a specific climatic zone along with a specific vegetation and fauna associated with it। देखो ये डेफिनेशन है ना, इसमें बहुत इंग्लिश बोला है बेटा, ओके, और सेंटेंसेस को बहुत तोड़ मरोड़ के हमारे सामने पेश किया। इसमें ना तू सिर्फ इतना याद रख, बायोम्स क्या होता है मालूम है? बायोम्स एक तरह का एरिया है, ओके, एक तरह का टेरेस्ट्रियल लैंड एरिया है, ओके, जिसमें एक किस्म का वातावरण होता है और एक किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। एकदम सिंपल, जैसे टुंड्रा। अब टुंड्रा एक जंगल है, टुंड्रा फॉरेस्ट, ओके, राइट, करेक्ट, कॉनिफरस फॉरेस्ट, ओके, डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो अलग अलग तरह के जंगल में अलग अलग तरह का माहौल होता है, क्लाइमेट होता है और अलग अलग तरह के प्लांट्स और अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं। सिर्फ इतना फोकस कर। तो ये एक तरह के टेरेस्ट्रियल यूनिट का टुकड़ा है जहाँ पे एक तरह का क्लाइमेट होगा, एक तरह के प्लांट्स होंगे, प्लांट्स यानी वेजिटेशन, और एक तरह का फौना होगा, फौना यानी एनिमल्स। देखो ये बायो का लैंग्वेज है, फ्लोरा एंड फौना बेटा, ओके, दैट मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट, there are 6 major
टेरेस्ट्रियल बायोम्स, इसको याद रख लो बेटा। अगर एमसीक्यू में पूछा ना कि हाउ मेनी मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम्स आर देयर, सो देयर आर 6 मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम्स। चलो मूविंग ऑन, अब कुछ डेफिनेशन डिस्कस करेंगे बेटा। फर्स्ट डेफिनेशन इज इथोलॉजी। ये जो डेफिनेशन है ना, दिस वाज गिवन बाय हिलेर in 1854, but it was popularized by Wheeler in 1902. Okay, so हिलेर ने है ना सबसे पहले ये शब्द दिया था इथोलॉजी, और इस शब्द को ज्यादा फेमस किया था व्हीलर ने इन द ईयर 1902, where ethology is defined as the behavior of animals with respect to its surrounding. That means with respect to its environment. हर जानवरों का जो स्वभाव होता है, जो बिहेवियर होता है ना, उसको इथोलॉजी बोलते हैं। अब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, ओके, ज़ीब्रा है, डियर है, इनका स्वभाव क्या है? ये घास खाते हैं। इनको तो मांस मच्छी देगा तो ये लोग नहीं खाएगा बेटा, ओके राइट। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, अ टाइगर विल गेट अट्रैक्टेड टू अनदर टाइगर, ओके, टाइगर विल नॉट गेट अट्रैक्टेड टू लायन फॉर रिप्रोडक्शन। तो ये सब इनका स्वभाव है। जैसे तू, तेरे को कुछ चीजें खाना पसंद है, ठीक है, कुछ जगह में घूमना पसंद है, कुछ तरह की किताबें पढ़ना पसंद है, ओके, शादी करेगा तो कुछ किस्म के क्वालिटीज वाले लड़के या लड़की के साथ शादी करेगा ना, सो वो तेरा इथोलॉजी है, यानी तेरा स्वभाव है, तेरा नेचर है बेटा, ओके। इसको हम इथोलॉजी बोलते हैं। बहुत आसान सा डेफिनेशन है, याद रखना, हिलेर और व्हीलर। नेक्स्ट, bionomics. The term bionomics was given by Lancaster, and bionomics is defined as the relation of organism with its environment. Next definition, modern ecology which is also called as environmental biology. Modern ecology, also called as environmental biology. Okay, this term was given by Clark in 1964 और तेरी गड़बड़ होता है सर्फ इंसान है बेटा। 1964, एनीवेज जोकिंग, ध्यान दे बेटा। 1964 एंड ओडम इन 1969। ये बच्चा सुना, ये सब साइंटिस्ट लोग का नाम याद रख, क्लार्क और ओडम मॉडर्न इकोलॉजी, लैंकेस्टर बायोनॉमिक्स, हिलेर और व्हीलर इथोलॉजी, ओके। वहां पर कौन थे? रीटर था और हेकेल था फॉर इकोलॉजी बेटा, ओके। अब इनके हिसाब से मॉडर्न इकोलॉजी क्या होता है? इट इज फंक्शनल और यू कैन से फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मीनिंग इज फंक्शनल, है सेम है बेटा। सो इट इज फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल इंटर relationship between organism and its environment. ये याद रखना बेटा, ओके। चलो लास्ट पॉइंट, बायोस्फीयर, ओके। अपने अर्थ पे कैसे एटमॉस्फेयर यानी हवा, लिथोस्फीयर यानी पत्थर, वैसे बायोस्फीयर यानी सारे जीवित प्राणी। सो ऑल इकोसिस्टम्स टुगेदर
ऑल इकोसिस्टम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स द बायोस्फीयर। ओके, चलो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग फटाफट। ओके, अब मैं ये पार्ट ड्रॉप कर देता हूं बेटा, आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए साइंटिस्ट का नाम रिवाइज कर लो बच्चों। इकोलॉजी से रिलेटेड दो साइंटिस्ट थे, कौन कौन? रीटर और हैकेल। फिर यहां पर इथोलॉजी से रिलेटेड दो साइंटिस्ट है बेटा, कौन कौन? हिलेर और व्हीलर। फिर बायोनॉमिक्स से रिलेटेड एक साइंटिस्ट था, लैंकेस्टर। और लास्ट में क्लार्क और ओडम। ओके, इसको रिवाइज करो, मन में रिपीट करो बेटा, तब तक मैं ये साफ कर देता हूं। ओके, अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट एंड निश। ये देख बेटा, नया वर्ड है निश। इसको ना नीचे नहीं पढ़ने का बहुत सारे ना लोग क्या है इसको नीचे बोलते हैं, नीचे नहीं पढ़ने का, इसको बोलने का निश। स्टाइल है बोलने का। ओके, निश जो वर्ड है ना बेटा, किसने दिया था? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रिनेल। अब ये एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। देखो कैसा होता है ना, ईवीएस का चैप्टर यूजुअली है ना कोई इतना सिखाता नहीं है, कोई ध्यान नहीं देता है। ओके, बच्चों को भी लगता है कि क्या है करके, पर नीट के हिसाब से ना ईवीएस से जो एमसीक्यूज आते हैं ना वो बच्चे लोग को बहुत परेशान कर देते हैं बेटा। छोटी छोटी बात याद रखो, मैं कोशिश करूंगा कि तुमको सारे के सारे पॉइंट्स सिखाऊं बेटा। ओके, हैबिटेट और निश के बीच का डिफरेंस बिटवीन, पहला पॉइंट ये बनता है कि द वर्ड निश वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रिनेल। नेक्स्ट, हैबिटेट। हैबिटेट का पॉइंट नंबर 1, हैबिटेट का मतलब क्या होता है? हैबिटेट इंडिकेट्स द एरिया दैट एन ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज। और निश का मतलब क्या होता है? निश का मतलब होता है द फंक्शन और यू कैन से द रोल प्लेड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ओके, राइट। अच्छा, अब ना बेटा इसका कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखो मीनिंग कैसा है, एकदम इजी है। अभी जैसे मैं इस जगह पे खड़ा हूं तो मैं कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर रहा हूं, राइट। ये एरिया क्या है? लैंड है। सो मैं बोलूंगा मेरा हैबिटेट क्या है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। टेरेस्ट्रियल यानी लैंड। सो जो जगह हम ऑक्यूपाई करते हैं ना, जो हमारा लिविंग एरिया रहता है उसको हैबिटेट बोलते हैं। और उस जगह में रह के हम क्या काम कर रहे हैं उसको निश बोलते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल एक पेड़, लेट्स से मैंगो ट्री। अब मैंगो ट्री का हैबिटेट क्या होगा? टेरेस्ट्रियल। वही जगह पे समझो फॉर एग्जांपल लोटस, लोटस का हैबिटेट क्या होगा? एक्वेटिक, यानी जहां वो रह रहा है वो। पर इनका निश क्या होगा? अब मैंगो ट्री का निश क्या है कि वो सॉइल इरोशन प्रिवेंट करता है, क्योंकि मिट्टी को पकड़ के रखा है, हमको फोटोसिंथेसिस करके मैंगो दे रहा है, हमको लकड़ा दे रहा है। तो ये सब उसके काम है, उसके कर्म है बेटा। सो जो जगह है वो हैबिटेट और जो कर्म है वो निश। ये समझे? दूसरी भाषा में अगर बात करें बेटा तो उसके हिसाब से अगर हैबिटेट पोस्टल एड्रेस है तो निश प्रोफेशन है। ओके, और ये हम बात कर रहे हैं इन अदर लैंग्वेज। अगर हैबिटेट पोस्टल एड्रेस है, जैसे अगर तुमने समझो एक एड्रेस भेज दिया ऑफिस नंबर 14, तो ऑफिस नंबर 14 तो जगह है ना, वो हैबिटेट है। पर वो ऑफिस में लॉयर बैठता है कि डॉक्टर मिलेगा तुमको, कि चार्टेड अकाउंटेंट मिलेगा, यानी कौन प्रोफेशनल वहां पर है, वो क्या काम कर रहा है उस ऑफिस में, वो उसका निश हुआ। नेक्स्ट,
हैबिटेट का एग्जाम्पल विल बी, लैंड पर रहेगा तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, पानी में रहेगा तो एक्वेटिक हैबिटेट, पेड़ के ऊपर रहेगा तो आर्बोरियल, आर्बोरियल मतलब ट्रीज बेटा, हवा में रहेगा तो एरियल हैबिटेट। ओके, तो इस तरह के अलग अलग हैबिटेट है। अच्छा, अभी निश में क्या है? निश इंक्लूड्स फैक्टर्स लाइक डाइट, शेल्टर एक्सेट्रा। ओके, राइट। सो फंक्शन के हिसाब से वो ऑर्गेनिज्म का ट्रॉपिक लेवल क्या होगा, वो हर्बीवरस है, कार्निवरस है, उसकी क्या रोल है, उसकी क्या भूमिका है इस कुदरत में, और उसके शेल्टर को हम लोग बोलेंगे निश। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, हैबिटेट हैज सेवरल निश। एक हैबिटेट के अंदर बहुत सारे निश हो सकते हैं। ओके, whereas niche में there is no such component। सर इसका एग्जांपल दो ना। एक हैबिटेट के अंदर बहुत सारे निश है। अभी जैसे सपोज फॉर एग्जांपल एक पेड़ पे बहुत सारी चिड़िया है बेटा। सो पेड़ क्या हो गया, उनका आर्बोरियल हैबिटेट हो गया। पर इनमें से कुछ चिड़िया है ना वर्म्स को खाती हैं, कीड़ों को खाती हैं। कुछ चिड़िया जो है वो फ्रूट्स को खाती हैं। कुछ चिड़िया जो है लेट से वो लीफ को खाती है, और कुछ चिड़िया जो है वो सब कुछ खाती है। सो देखो ना, हैबिटेट एक ही हो गया पेड़, पर फंक्शन के हिसाब से, ओके, ईटिंग हैबिट के हिसाब से चिड़ियाएं अलग अलग तरह की है, यानी अलग अलग तरह के निश है। तो एक ही हैबिटेट में बहुत सारे निश हो सकते हैं। बाकी निश में ऐसा कोई कंपोनेंट, ऐसा कोई पॉइंट है नहीं। ओके, नेक्स्ट, हैबिटेट has several species। okay, और niche has single species। next, habitat is not species specific। whereas niche is species specific। ओके, राइट बेटा। अच्छा, लास्ट पॉइंट हम लोग ये कंसीडर करेंगे कि हैबिटेट में यू विल फाइंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ रेनफॉल एक्सेट्रा। दैट मीन्स अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब का हैबिटेट के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में सारे एबायोटिक फैक्टर्स बदल जाते हैं बेटा। और निश किससे डील करता है बेटा? इट इज कंसर्न विथ एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम। ओके, राइट। तो ये इसको अच्छे से याद कर लो बेटा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, the immediate surrounding of an organism who is sedentary or less motile is called as microhabitat। अब इसमें ना तुझे ये पूछ सकते हैं एमसीक्यू में कि माइक्रो हैबिटेट क्या होता है। माइक्रो हैबिटेट वो सराउंडिंग है उस जानवर का जो सेडेंटरी है। सेडेंटरी यानी एक ही जगह पे फिक्स्ड है, ओके, और ना के बराबर मूव करता है। दैट मीन्स वेरी लेस मोबाइल, वेरी लेस मोटाइल, और यू कैन से इट इज इमोटाइल। सो जो प्राणी मूव नहीं कर सकते हैं उनके आजू बाजू का जो सराउंडिंग होगा उसको बोलने का माइक्रो हैबिटेट। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। नेक्स्ट, अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ निश।
ओके, फर्स्ट इज स्पेशियल और हैबिटेट निश. स्पेशियल और हैबिटेट निश deals with the physical space occupied by an organism. So इसमें ना हम खाली फिजिकल स्पेस को कंसिडर करते हैं बेटा. ओके, दैट इज स्पेशियल और हैबिटेट निश. सेकंड इज अ ट्रॉफिक निश. Trophic niche deals with the trophic or the feeding level of an organism. अभी ट्रॉफिक और फीडिंग लेवल क्या होता है? तूने पिरामिड में देखा है, बेसिक्स लेक्चर में मैंने सिखाया बेटा. ओके, बेसिक्स जाके आप देखो. उसमें कैसे होता है? प्रोड्यूसर्स होते हैं, हर्बीवरस होते हैं, कार्निवरस होते हैं. ओके, और टॉप लेवल कार्निवरस होते हैं. सो ट्रॉफिक लेवल के हिसाब से वो ऑर्गेनिज्म की क्या कर्म भूमिका है, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रॉफिक निश. दैट डील्स ओनली विद ट्रॉफिक और द फीडिंग लेवल. थर्ड, हाइपर वॉल्यूम निश, which is also called as multi-dimensional niche. Okay, hypervolume or multi-dimensional niche. When an ecosystem consists of several factors, जब एक इकोसिस्टम में बहुत सारे तरह तरह के फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक, देन इट इज कॉल्ड हाइपर वॉल्यूम और मल्टी डायमेंशनल. और इसमें जो भी सारे फैक्टर्स और पॉइंट्स है, इट कैन नॉट बी परसीव्ड. परसीव्ड यानी ऑब्जर्व. इट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय ह्यूमन माइंड. यानी हम इतना अंदाजा नहीं लगा सकते बेटा. आसान शब्दों में सर, ये हाइपर वॉल्यूम और मल्टी डायमेंशनल निश क्या है? इट इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म in an environmental gradient. ग्रेडियंट यानी डिफरेंस. अब जैसे समझो फॉर एग्जांपल, हम हमारे बीच में कितने तरह तरह के प्रोफेशनल लोग हैं. डॉक्टर्स है, डांसर्स है, ओके, सिंगर्स है, म्यूजिशियंस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, लॉयर्स है, आर्किटेक्ट्स है, ओके, इंजीनियर्स है, राइट. सो ये ग्रेडियंट हो गया, ये फर्क हो गया बेटा. तरह तरह के प्रोफेशनल लोग, ओके, तरह तरह के कर्म करने वाले लोग इस इकोसिस्टम में हैं, राइट. वैसे ही अगर एक इकोसिस्टम में बहुत सारे फैक्टर्स है, तरह तरह के ऑर्गेनिज्म है, उनकी तरह तरह की कर्म भूमिका है, तो वैसे इकोसिस्टम को हम लोग मल्टी डायमेंशनल या तो फिर हम लोग हाइपर वॉल्यूम बोलते हैं. मल्टी डायमेंशनल क्यों? क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, लॉयर भी है, डॉक्टर भी है, अलग अलग डिमेंशंस के है ना बेटा. अब उन सब में मेरी क्या पोजीशन है, मेरी क्या कर्म भूमि है, उसको हम लोग बोलेंगे मल्टी डायमेंशनल और हाइपर वॉल्यूम निश. इसको याद रखो बेटा. चलो मूविंग ऑन. दो टाइप और बचता है निश का. फंडामेंटल निश fundamental niche is considered in absence of competitors. This is improbable. देखो
किसी निश में अगर आप किसी कॉम्पिटिटर्स को कंसिडर मत करो, उनके एब्सेंस में जो निश कंसिडर किया जाता है ना, उसको फंडामेंटल निश बोलते हैं। अब कॉम्पिटिटर्स ही नहीं है, यानी कुदरत में जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना वो अनलिमिटेड है। ओके, बट मुझे एक बात बताओ बच्चों, ऐसा तो काल्पनिक बात हो गई ना, राइट? क्योंकि हर कुदरत में हर प्राणी के लिए कोई ना कोई कॉम्पिटिटर होता है। एक रैबिट अगर घास खा रहा है तो डियर ज़ेब्रा भी उसको कॉम्पीट करेगा। अगर तुझे मेडिकल करना है तो तेरे साथ और भी बहुत सारे ह्यूमंस हैं, उनको भी तो मेडिकल करना है। यानी हर तरह के प्रोफेशन में, हर तरह के फंक्शन में कंपटीशन तो है बेटा। इसलिए फंडामेंटल निश जो है ना वो इतना काम का निश नहीं है, इट इज इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल यानी एकदम स्पेसिफिक नहीं है बेटा। अब लास्ट जो निश है उसको बोलते हैं रियलाइज्ड निश। इसमें कॉम्पिटिटर्स को कंसीडर किया जाता है और फिर हर प्राणी का निश यानी उसकी कर्म भूमिका देखी जाती है बेटा। सो रियलिस्टिक टाइप ऑफ निश अगर पूछा ना, सो इट इज रियलाइज्ड निश। मैं लिख रहा हूं, ध्यान दें। It considers competitors because resources are always limited. So natural resources are always limited. So resources are always limited in nature. Okay. और last point, this is more realistic. So ये काल्पनिक है और ये वास्तविक है। ओके, राइट? चलो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। डन? ऑलराइट बच्चों, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। यहाँ हमने इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया है? हमने इस लेक्चर में इकोलॉजी का डेफिनेशन डिस्कस किया। हमने इस लेक्चर में इकोलॉजी के कुछ साइंटिस्ट के नाम पढ़े। हमने इस लेक्चर में फिर इथोलॉजी, बायोनॉमिक्स और मॉडर्न बायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी के बारे में डिस्कस किया अलॉन्ग विद द साइंटिस्ट का नेम। ओके, और तो और हमने लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म मिल के पॉपुलेशन बनाता है, पॉपुलेशन मिल के कम्युनिटी बनाता है, कम्युनिटी मिल के बायोम्स बनाता है। फिर अब लोग इस पार्ट पे आए। इस पार्ट में व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज हैबिटेट एंड निश। मेन निश के बारे में और डिटेल में डिस्कस किया, जहाँ पे निश के हमने 5 टाइप से डिस्कस किए। इन दी अपकमिंग लेक्चर मैं तुमको पॉपुलेशन और पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में सिखाऊंगा। वापस से बोलता हूँ, बेसिक्स नहीं सिखाऊंगा क्योंकि बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब क्या है हमारे लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं। तो आप पिछले 7 वीडियोस जाकर देखो, उसके बाद जो एक्सेप्शनल पॉइंट्स बचते हैं ना वो सब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आई होप दीज लेक्चर्स आर बेनिफिटिंग यू। कीप रीडिंग बायोलॉजी एंड एंजॉय रीडिंग बायोलॉजी बेटा। थैंक यू।